हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे रियल एजुकेशन चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं इतिहास, और इतिहास का आज चैप्टर शुरू करने वाले हैं। और आपको तो पता ही होगा, जब शुरू करते हैं तो उसके पहले क्या करते हैं। उसके पहले तो इंट्रोडक्शन बताते हैं, चैप्टर में क्या चीज़ पढ़ना है, उसके बारे में जो शीर्षक रहता है, जो चैप्टर का जो ऊपरे हेडिंग रहता है उसके बारे में समझाते हैं। तो ये सारा चीज़ आज हम लोग देखने वाले हैं इतिहास में। और इतिहास को बिल्कुल जिस तरह से हम लोग कहानी पढ़ते हैं उस तरह से पढ़ेंगे। आपको समझने में 1% भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको समझने में अगर दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको हम फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। यानी बहुत बेहतरीन ढंग से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर ना समझ में आएगा तो इससे पहले सबसे पहले आप लोग देखिएगा कि जितने भी पढ़ाएंगे उसको ध्यान से देखकर और याद कीजिएगा और अपने कॉपी में नोट कीजिएगा, ताकि जब कभी आप भुला जाएं तो उसको फिर से आप रिवीजन करने में सुविधा होगा या आसान होगा, और फिर से आपके दिमाग में वो चीज़ आ जाएगा। तो आप सबसे पहले आप लोग कॉपी को और कलम को लेकर बैठिएगा और साथ साथ नोट भी कीजिएगा। और जो क्वेश्चन देंगे या जो क्वेश्चन हम पूछेंगे आप कमेंट में ज़रूर लिख कर रिप्लाई दीजिएगा। अगर ना भी आएगा तो उसका अगले वीडियो में हम उसके रिप्लाई देंगे, यानी जो क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री, और हिस्ट्री का पहला अध्याय है, और पहला अध्याय और हिस्ट्री का पहला ये वीडियो है। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए, हम लोग पढ़ने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप जो है, यूरोप एक महादेश है। यूरोप जिस तरह से हम लोग जो भारत देश में है ना, तो भारत एशिया महादेश के अंतर्गत आता है, तो उसी प्रकार से यूरोप भी एक महादेश है। और उसके अंतर्गत, यूरोप के अंतर्गत कितने देश आते हैं सारा चीज़ हम लोग बताएंगे। हमारे देश में कितने, हमारे जो पृथ्वी पर कितने देश हैं, ऑलमोस्ट वो सारा चीज़ लगभग में हम सभी चीज़ इसके ऊपर हम लोग बताने वाले हैं। जो हेडिंग है, मेन हेडिंग के आज इंट्रोडक्शन हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रवाद के मतलब क्या होता है, यूरोप में राष्ट्रवाद के मतलब क्या होता है। तो आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो यूरोप है, यूरोप एक महादेश है। क्या है? महादेश है। यूरोप महादेश है। जिस तरह से हमारे एशिया महादेश है, उसी प्रकार से एक यूरोप महादेश है। और यूरोप महादेश है तो उसी प्रकार से, जैसे क्या है कि हमारे गांव में अगर देखिएगा तो एक होता है पोस्ट ऑफिस, यानी पोस्ट कहते हैं, या ग्राम कहते हैं, या पंचायत कहते हैं। तो एक पंचायत के अंतर्गत कई सारे गांव आते हैं, या कई से छोटे छोटे ऐसे गांव आते हैं। तो उसी प्रकार से होता है, ये एक देश है तो देश में कई छोटे छोटे राज्य है। राज्य में भी अगर कई देखिएगा तो राज्य में भी कई छोटे छोटे जिला है। तो उसी प्रकार से देश है, और महादेश है, तो महादेश के अंतर्गत छोटे छोटे जो है वो देश है महादेश के अंतर्गत। तो आप लोग देखिएगा, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यूरोप जो है, यूरोप एक महादेश है। पढ़ने वाले हैं आज यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद, ये हमारा चैप्टर का नाम है, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, यूरोप एक महादेश है। इस यूरोप महादेश में इटली, जर्मनी, याद रखिएगा। यूरोप महादेश में ऐसे भी पूछ देगा कि इसमें से एक उठा देगा, कहेगा कि जो रूस है वो रूस कौन से महादेश के अंतर्गत आता है। तो ये चीज़ पढ़ ले रहिएगा तो आपको ध्यान में रहेगा। तो यूरोप है, यूरोप महादेश में इटली आ गया, जर्मनी आ गया, ऑस्ट्रिया आ गया। याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया अलग चीज़ है। हम लिखे यहाँ पे, देखिए ये महादेश है, ये देश है। तो ऑस्ट्रिया हो गया, उसके बाद प्रसा हो गया, रूस हो गया, ब्रिटेन हो गया, यूनान। हाँ देखिए, यूनान एक संस्कृत में पढ़ना है। अब बताइएगा, कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइएगा कि यूनान को जो राजदूत किसको कहते हैं। यूनान को राजदूत किसको कहते हैं, ये पढ़ना है। संस्कृत के पाटलिपुत्र वैभव चैप्टर में पढ़ना है कि यूनान का राजदूत किसको कहते हैं। तो याद रखिएगा कि इसके अंतर्गत यूनान आ गया, फिर पोलैंड आ गया, फिर बोहेमिया आ गया, बोहेमिया आ गया। ये सारे चीज़ और से देश आदि देश आते हैं।
देखिए राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है, तो राष्ट्रवाद का अर्थ होता है देश के प्रति भावना, यानी देश के प्रति भावना कहिए या देशभक्ति कहिए या देशभक्ति कहिए या विचार कहिए, यानी देश के प्रति विचार। ये वाद मतलब देश राष्ट्रवाद यानी यूरोप हो गया। यूरोप एक महादेश है, महादेश के अंतर्गत ये सारे देश छोटा छोटे देश हैं वो आते हैं। ये जो है देश है वो कई छोटे छोटे राज्यों की तरह बिखरा हुआ था, तो इसको एकीकरण करने में क्या भूमिका निभाया, कौन कौन से भूमिका निभाया, किस तरह से यहाँ पे जर्मनी का एकीकरण हुआ, इटली का एकीकरण हुआ, तो सारा चीज़ हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। बिल्कुल आपको समझिए कि समझने की आपको पूरा गारंटी हम लेते हैं, केवल आपको ध्यान से सुनना है और उसको नोट करना है। तो आप हमें केवल यहाँ पे देखिएगा। तो राष्ट्रवाद का अर्थ होता है देश के प्रति भावना या विचार भक्ति कहिए, ठीक है। देश के प्रति विचार या यानी राष्ट्र मतलब होता है देश, राष्ट्र मतलब अपना राष्ट्र, और वाद मतलब हुआ उसके भावना या विचार या भक्ति यहाँ पे कह सकते हैं। तो देखिए उसके बाद हम लोग बता दें कि हमारे जो पृथ्वी पर अगर कहे तो पृथ्वी पर हमारे दुनिया में ये कितना देश है, तो लगभग में कितना देश है, तो 193 देश है, ठीक है। लगभग में 193 देश है। इसे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी है, ऐसे ज्ञात के अनुसार हम बता रहे हैं कि 193 गो देश हैं। ऐसे आप लोग गूगल सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। देखिए महादेश के अंतर्गत महादेश कितने हैं, तो 7 महादेश हैं। महादेश कितने हैं, तो महादेश 7 है। तो 7 महादेश के नाम हम लिख दिए हैं। 7 महादेश के पहला है यूरोप महादेश, एशिया महादेश, ऑस्ट्रेलिया महादेश, उत्तरी अमेरिका महादेश, दक्षिणी अमेरिका महादेश, अफ्रीका महादेश, उसके बाद अंटार्कटिका महादेश। अंटार्कटिका महादेश ये हम लोगों के 7 गो महादेश है। ये 7 महादेश हम लोग देखें, 7 महादेश हम लोग देख लिए। पहला महादेश का नाम क्या है, तो यूरोप महादेश। यूरोप महादेश के बारे में हम लोग पढ़ना है कि यूरोप में राष्ट्रवाद क्या है, तो यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में हम लोग पढ़ना है। एशिया महादेश के अंतर्गत हम लोग आते हैं, भारत है जैसे एशिया महादेश के अंतर्गत आता है। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया महादेश, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और अंटार्कटिका। ये सब हम लोग इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको पता चले कि यूरोप है वो क्या है, उसके अंतर्गत कितने देश आते हैं। ये सब हम लोग पहले जाएंगे तो हम लोग के बहुत ही आसान हो जाएगा एक हिस्ट्री को, इस चैप्टर को समझना। अगर हम लोग के अगर बताएं तो ये जो पढ़ना है हिस्ट्री का पढ़ना है, ये विश्व इतिहास में पढ़ना है। किस में पढ़ना है, अगर हिस्ट्री पढ़िएगा तो पूरा हिस्ट्री विश्व इतिहास में पढ़िएगा, इसका मिलेगा यूरोप में राष्ट्रवाद 1 पॉइंट आएगा। तो याद रखिए हम लोग पहला बताएं कि यूरोप जो है वो महादेश के अंतर्गत आता है। यूरोप महादेश में इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, प्रसा, रूस, ब्रिटेन, यूनान, पोलैंड, बोहेमिया, उसके बाद आदि देश आते हैं। राष्ट्रवाद का मतलब होता है देश के प्रति भावना या विचार या भक्ति कहिए। देश कितने हैं, तो 193 है। 193 देश है। महादेश 7 है। सातों का लिखा हुआ है यूरोप महादेश, एशिया महादेश, ऑस्ट्रिया महादेश, उत्तरी अमेरिका महादेश, दक्षिणी अमेरिका महादेश और अफ्रीका महादेश, अंटार्कटिका महादेश। तो ये हम लोग के था महादेश। अब हमको ये बताइए कि महासागर 5 होता है, वो 5 महासागर के नाम आपको याद है तो आप कमेंट में ज़रूर लिख कर भेजिएगा। इसका उत्तर हम नहीं देंगे, अगर जो नहीं दीजिएगा वो हिस्ट्री के दूसरा जब पार्ट चालू करेंगे यानी दूसरा वीडियो में हम ये लिखवा देंगे या बता देंगे। ऐसे आपको याद होना चाहिए। ये हम लोग बचपने से पढ़ रहे हैं, 7वें 8वां से पढ़ रहे हैं हम लोग कि महादेश कितने होते हैं, महासागर कितने होते हैं। ये सारा चीज़ बेसिक है, तो इसलिए आप लोग समझिएगा कि महादेश कितने होता है। महासागर कितने होते हैं, तो महासागर 5 होता है। वो 5 महासागर के आपको नाम लिखकर हमारे जो क्या है कमेंट में ज़रूर लिख कर दीजिएगा। अगर भारत में बात करें तो भारत में राज्य कितने हैं, तो राज्य है 228। राज्य कितने हैं, 228। अगर केंद्र शासित राज्य कहे केंद्र शासित तो वो है 8 है।
कितना है 8। अब हम लोग जानते हैं कि जो विश्व इतिहास है वो विश्व इतिहास में जो यूरोप में राष्ट्रवाद है, यूरोप में राष्ट्रवाद क्यों पढ़ना है? तो यूरोप में राष्ट्रवाद इसलिए पढ़ना है क्योंकि वहाँ पे हम लोग के इतिहास के बारे में अगर किसी कहीं भी अगर इतिहास इसलिए पढ़ा जाता है ताकि हम लोग उसको जानें और जो जो गलतियाँ जो हुआ है इतिहास में जो बीत गया है वो फिर से दोबारा गलती ना किया जाए। यानी देखते होंगे कि पहले कितने राजा मारा जाता था, कितने जो उसके सैनिक मारे जाते थे। तो वो चीज़ अगर आज लागू हो जाएगा तो ये चीज़ सही नहीं है और हमारा जो देश है वो देश फिर एक तरह से गुलाम हो जाएगा। और जो बड़े बड़े राजा रहते थे और राजा क्या करते थे, जाकर किसी राज्य में और अपना कब्जा कर लेते थे। वहाँ के जितने राजा था, राजा को पराजित कर देते थे और जो प्रजा था उसको मार दिया जाता था। तो ये चीज़ सारे चीज़ हम लोग को पहले इतिहास में जानने के लिए मिलता है, इसलिए ताकि हम लोग फिर से उस गलती को ना दोहराएं। तो इसीलिए इतिहास हम लोग को पढ़ा जाता है। अब तक हम लोग बता दें कि इतिहास जो है वो इतिहास सबसे बड़ा सिलेबस है। इतिहास अगर पढ़िएगा तो सबसे बहुत अगर सिलेबस अगर बड़ा है तो बहुत बड़ा है। अब तक अगर बात करें तो 2 करोड़ से ज़्यादा पन्ना पर इतिहास लिखा चुका है। यानी 2 करोड़ से ज़्यादा, 2 करोड़ यहाँ पे नहीं होता है, 2 करोड़ से ज़्यादा, ठीक है। 2 करोड़ यानी 2 करोड़ से भी ज़्यादा जो है वो इतिहास पन्ना है, उस पर इतिहास लिखा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा इतिहास है। ये सारा चीज़ हम लोग को पढ़ना है कि इतिहास के किस तरह से जो है हम वेद भी पढ़ना है इतिहास में। ये सारा चीज़ जो है इतिहास से अगर पढ़ लीजिएगा तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ हमारे देश में था पहले, किस तरह से एक देश को चलाया जाता था। तो ये सारा चीज़ हम लोग की हिस्ट्री में अगर हम लोग जान लेंगे तो हिस्ट्री में जान लेंगे तो जो भूगोल है, भूगोल के जियोग्राफी है, भूगोल जियोग्राफी उसका आधा समझ में आ जाएगा आपको। इतिहास से सिविक्स भी समझ में आ जाएगा क्योंकि सिविक्स भी राजनीतिक जो है वो इतिहास में बड़े बड़े राजा थे तो वो भी अपना कानून लागू करते थे। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि इतिहास जो है, इतिहास हम लोग को पढ़ना चाहिए और हमेशा पढ़ना चाहिए इतिहास। तो देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद के मतलब है कि यूरोप के जो देश है, यूरोप के जितने भी देश है उसमें देश के प्रति भावना कैसे जागा। पहले जो था वो छोटे छोटे राज्यों में बिखरा हुआ था। अब एक बैंक को उसको एकीकरण करना संभव नहीं था। तो जो राजा थे वहाँ के, जो छोटे छोटे जो देश था वो बहुत सारे देशों में बिखरा हुआ था, लगभग 200 देशों में बिखरा हुआ था। तो उसको एकीकरण करने के लिए, एकीकरण मतलब एकजुट करने के लिए कौन कौन से जो ऐसे राजा थे, जैसे हो गया बिस्मार्क हो गया, उसके बाद मेजनी हो गया, ये सारे चीज़ जो जितने भी राजा थे एकीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। कार्ल मार्क्स हो गए, ये सारा चीज़ है, ये हम लोग को पढ़ेंगे इसी इतिहास में ही पढ़ेंगे पहला चैप्टर में, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो ये था हम लोग के पहला इंट्रोडक्शन था, ये चैप्टर के बारे में हम लोग बता दिए। और चैप्टर ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 वीडियो में आप ख़त्म हो जाएगा। और वीडियो जो रहेगा वो 20 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, 20 मिनट में के ऑलमोस्ट रहेगा 20 मिनट के। तो आप लोग हर एक वीडियो की अगर सीरियस ढंग से देखिएगा तो आपको ज़रूर समझ में आएगा, ये पूरा गारंटी लेते हैं। तो आप लोग एक भी वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। और वीडियो अगर हम चाहते हैं तो वीडियो आप देखिएगा, चाहे तो सुबह 7 बजे चढ़ता है, सुबह 7 बजे चढ़ता है या फिर शाम 7 बजे, याद रखिएगा। या तो शाम 7 बजे या तो सुबह शाम, या नहीं दोनों टाइम पर चढ़ता है। यानी एक दिन में दो ही वीडियो बना पाते हैं, इसलिए 2 वीडियो चढ़ता है।
तो आप शाम के अगर समय मिलेगा तो शाम के 20 मिनट का वीडियो रहेगा, 20 मिनट के वीडियो आप देख लीजिएगा। उसके बाद आप कॉपी पर नोट कर लीजिएगा और नोट करने के बाद आप याद भी कर लीजिएगा। साथ ही ज़्यादा बेहतर होगा कि आप समझते जाइए और वीडियो को रुका कर और उसको उतार लीजिए। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि आप जितने भी पढ़ेंगे, जितने भी समझेंगे, उसी वीडियो में यानी 20 मिनट में 20 मिनट 40 मिनट जितना भी लगेगा वो वजह पर याद हो जाएगा। फिर आपको अलग से टाइम नहीं देने के लिए रहेगा। तो एक एक वीडियो सारा सिलेबस चल रहा है। केवल अभी इंग्लिश का जो वीडियो बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश का जो है वो 2 से 3 दिन में आपको मिल जाएगा। वो इंग्लिश का आप टेंशन नहीं लीजिएगा। जैसे सीबीएस का एक पहला चैप्टर समाप्त हो गया है, तो सीबीएस का पहला चैप्टर समाप्त हुआ है। उसके बाद सीबीएस का दूसरा चैप्टर चालू करेंगे, तो हफ्ता में एक आध वीडियो डालेंगे सीबीएस का और धीरे धीरे डलाएगा। उसी प्रकार से बायोलॉजी का चैप्टर है, बायोलॉजी के ख़त्म करेंगे। और जो हिस्ट्री आप पकड़ लिए हैं, तो हिस्ट्री का आपको रोजीना एक वीडियो मिलेगा, सुबह 7 बजे या शाम 7 बजे आपको रोजीना एक वीडियो ज़रूर मिलेगा। तो आप लोग सुबह तो टाइम आपको लोगों को मिलता नहीं होगा, क्योंकि आप लोग कोचिंग जाते होंगे तो आपको दिक्कत हो सकता है। लेकिन शाम को आपको दिक्कत नहीं होगा। आप वहाँ पे मोबाइल से आधा घंटा आप समय निकाल कर इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आप जो है वो आपको भी याद हो जाएगा, कुछ बेनिफिट हो जाएगा। तो देखिए, हम लोग जो अब बात करते हैं जो है फिजिक्स में जो है वो, या केमिस्ट्री में है, वो हम लोग प्रैक्टिकली रूप से समझेंगे। प्रैक्टिकली रूप में जैसे प्रकाश के परावर्तन है, शुरू लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो हम लोग को पढ़ना है। तो वो किस तरह से होता है, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन यानी प्रकाश के परावर्तन किस तरह से होता है, हम लोग पूरा प्रैक्टिकली के रूप से हम लोग समझेंगे। इसके लिए हम पूरा मेहनत कर रहे हैं कि एक वैसा जो लाइट है वो लाइट को मंगवा रहे हैं। और उसके बाद है जो ये लेंस पढ़ना है, दर्पण पढ़ना है, ये सारा चीज़ हम लोग प्रैक्टिकली रूप से देखेंगे। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, केवल आप पढ़िएगा और पढ़ के उसको याद करना है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।